गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम राजेंद्र छंदक और मैं बायो टीचर हूं और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो 12th बायोलॉजी के अंदर हैं। बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट उसके लिए वीडियो बनाया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के लिए वीडियो बनाया और आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हम पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, हेल्थ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हेल्थ, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो इसको बहुत तरीके से सुनिए। कोई भी पर्सन अगर फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली और रिप्रोडक्टिवली अगर इन बैलेंस फॉर्म में है, इट मीन ही और सी इज हेल्दी। ठीक है, तो WHO कहता है, अकॉर्डिंग टू WHO, वो मत समझ लेना, WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, इफ अ पर्सन फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली और रिप्रोडक्टिवली प्रेजेंट इन हेल्थ बैलेंस कंडीशन, कैसा है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, तो वो पर्सन हेल्दी है। यानी हेल्थ की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली और रिप्रोडक्टिवली यानी रिप्रोडक्शन को लेकर के भी अगर वो बैलेंस कंडीशन में है, यानी उसमें सब चीजें जो हैं वो नॉर्मलिटी के साथ है, तो वो हेल्दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग, तो आप देखेंगे क्या क्या टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप। पहला हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या होता है, ये सब चीजें जानेंगे। ठीक है, देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें हम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कोई भी बेबी एम्ब्रियोनल फॉर्म में है, अभी टमी में है, मदर बॉडी में है, उसका अर्ली डेवलपमेंट में ही हम उसकी एम्ब्रियोनल फेज में जाकर के किन दो स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू उसके अंदर मिलने वाली किसी भी तरीके की जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दो टेक्निक्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड, दूसरा हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे MTP, इसको लोकल टर्म में बोलते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन कब करवाना सही है, कब वो ठीक है, कब नहीं है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम इसमें पढ़ेंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज।
ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। अब वन बाय वन हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एरिया के मामले में पूरे वर्ल्ड में 8वें नंबर पर है, 8 पोजीशन पे है, यानी 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है भूभाग की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। और हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम देखेंगे तो पहले चाइना का नाम था, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे था, इंडिया सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन आज के समय में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। एक्चुअल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिनोट कर रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है अभी एट प्रेजेंट पॉपुलेशन की। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझिए, 1950 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 38 करोड़ पीपल्स, जो 2010 या 11 तक बढ़कर के हो गई थी 135 करोड़। यानी लास्ट 6-7 डिकेड्स के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ इंडिया में देखने को मिली है उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो उसका कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो ऐसे में हमें ये जानने का है कि क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, गवर्नमेंट इस फील्ड में क्या कर रही है और हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, अब पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबसे बड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी। एक तो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, दूसरी पड़ेगी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, वो भी हमारे पास नहीं होंगी। एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ नहीं मिलेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे। तो उससे क्या बढ़ेगा? उससे बढ़ेगा क्राइम। तो कहीं ना कहीं इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट खूब तरीके से प्रयास कर रही है, पब्लिक स्लोगन दे रही हैं, वॉल पेंटिंग करवा रही हैं, बुक्स के पीछे आर्टिकल दे रही हैं, स्लोगन दे रही हैं, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वो करवा रही हैं, रोड साइड ड्रामा जो होते हैं वो करवा रही हैं, मेडिकल टीम को गांव में भेज करके प्रिकॉशंस की अवेयरनेस लेकर के आ रही हैं, और मनसुख राम धनसुख राम वाली स्टोरी सुना करके गांव के लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्या ये सब चीजें पर्याप्त हैं? जैसे ये स्लोगन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है कि V2R2, हम दो हमारे दो, सेकेंड आफ्टर थर्ड ईयर, 2 विल डू एंड सेकेंड आफ्टर थर्ड ईयर, यानी दूसरा बच्चा में से 3 साल के बाद ही हम करेंगे। इस तरीके की बातें जो है गवर्नमेंट अवेयरनेस की फॉर्म में दे रही है। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें जो हैं वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक एक व्यक्ति इस चीज को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने के लिए तैयार न हो। हर पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति का ये दायित्व है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर फैमिली में बच्चों की संख्या अगर जरूरत से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 2 या 3 बच्चे पर्याप्त हैं और उनकी प्रॉपर एजुकेशन हो जाए और उनकी प्रॉपर जो है परवरिश हो जाए, तो ये एक बहुत सही चीज है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड है, यानी हम अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात करेंगे। अनवांटेड प्रेगनेंसी का क्या मीनिंग है कि कपल नहीं चाहते थे पर जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी वो दिन उनकी मिस्टेक हो गई और फिर उससे वो प्रिकॉशंस टाइम पे नहीं ले पाए और फिटस रुक गया, यानी उनको फर्टिलाइज हो गया। अब बेबी को वो अबॉर्शन भी नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी की जान क्यों खत्म करें, उसको क्यों मारें हम पेट में। तो ऐसे में अब बहुत सी बार हमारे जो इंडियन कल्चर है इसके अंदर एक जो मेल चाइल्ड है उसकी जो डिजायर है लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और उसी के चक्कर में जो है वो फैमिलीज जो है वो अपनी साइज बढ़ाती चली जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में हमें ये सोचना पड़ेगा और उस तरीके की थोड़ी सी एक मॉडर्न सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि लड़का है या लड़की है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और पेरेंट्स का दायित्व इतना है
कि वो उन बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे, उनकी एजुकेशन करवाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन लड़का लड़की से बाकी बाद में क्या होना है क्या नहीं होना है इसके विषय में वो ज़्यादा ना सोचें। तो निश्चित तौर पर माता पिता अपनी जो पेरेंटल केयर है उसको भी इंजॉय कर पाएंगे, साथ में अपने जीवन को भी अच्छे से जी पाएंगे। और बच्चों की संख्या अगर परिवार में कम रहेगी तो सभी बच्चों को पर्याप्त फैसिलिटी मिलेगी। तो हम बर्थ कंट्रोल मेथड की बात करते हैं, उसमें नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं। पूरा टॉपिक में हम सिर्फ नेचुरल बर्थ कंट्रोल ही मेथड डिस्कस करेंगे, तो उसको बहुत केयरफुली आप देखिए। देखो बेटा, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड जो होते हैं वो क्या क्या है। नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड यानी इनमें आपको किसी भी तरीके की कोई आर्टिफिशियल डिवाइस या किसी तरीके की कोई टेक्निक काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आप नेचुरली सिर्फ कंट्रोल और रेगुलेशन के थ्रू कोई भी कपल अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। पर इसके लिए कंट्रोल और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कपल से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। देखिए, तो इसके अंदर जो होता है एक तो एब्सिस्ट पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या होता है इसको हम समझेंगे। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, तीसरी जो चीज है वो है कोइटस इंटरप्टस। इन तीनों चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीके से जानने की आवश्यकता है। तीनों चीजें हैं क्या, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का क्या मीनिंग है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो किसी भी फीमेल जो होती हैं उस फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 30 डेज की होती है। अगर किसी कपल को अगर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉपर नॉलेज है तो वो नेचुरल मेथड से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकता है। देखो कैसे, ये 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 28। इसमें 1 से लेकर के 5 तक होती है मेंस फेज, जिसमें फीमेल के अंदर ब्लीडिंग आती है। 6 से लेकर के इधर 13 तक या 14 तक जो है इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज ये वो फेज होती है जिसके अंदर अगला ग्राफेन फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, अगले एक की फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उस टाइम पीरियड के बीच में यूट्रस की जो वॉल है वो वापस से थिक हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई और उसमें न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाती है और वो अगली प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर लेती है। तो इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। 14 नंबर डेज के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर जो LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका लेवल टॉप पे चला जाता है। इसको बोलते हैं LH सर्ज। और इस कंडीशन में ग्राफिन फॉलिकल फटता है और उसमें से एग निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर डेज के आसपास जो है वो फीमेल की बॉडी में एग के प्रेजेंट रहने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो ऐसे में अगर कोई भी कपल अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को अगर वो पॉपुलेशन के लिए अवॉइड कर देते हैं तो नेचुरली वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। अब यहां से लेकर के इसके बाद का जो पूरा पीरियड होता है इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। क्योंकि एक्चुअल में इस पीरियड में क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल फटने के बाद में ग्राफिन फॉलिकल की जो कवरिंग होती है वो एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम।
and the corpus luteum responsible for the formation of the progesterone hormone which is responsible for the pregnancy। तो वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो 10 से लेकर के इधर 17 तक या 10 से लेकर के 18 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है प्रेजेंस ऑफ एग इन फीमेल बॉडी। ठीक है, तो इस पीरियड को अपन बोलते हैं रिस्क पीरियड। अगर कोई भी स्मार्ट कपल है तो वो इस तरीके की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायग्राम बना करके या उसको अपनी जो वाइफ है उसकी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है या उसका जो पीरियड का सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके और ये पता कर सकता है कि कौन से वो 8 या 5 या 6 दिन है जिनको हम अवॉइड करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया पीरियोडिक एब्सिस्टेंस जो है, इसके अंदर अगर कोई भी कपल रिस्क पीरियड को अवॉइड कर देता है तो वो अपने आप ही अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएगा। दूसरी चीजें लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? जब पार्चुरेशन होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो डॉक्टर न्यूली फॉर्म मदर को एक एडवाइस देते हैं कि आपको 6 मंथ तक बेबी को कुछ नहीं खिलाना है, सिर्फ इसको मदर मिल्क ही देना है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग आप इसको प्रॉपरली करो। उससे क्या फायदा होगा, उससे किस तरीके से टर्मिनेशन होगा अनवांटेड प्रेगनेंसी का, तो उसको समझिए। जब कंटिन्यूअस अगर कोई भी फीमेल 6 मंथ तक बेबी फीडिंग करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उस टाइम पीरियड के बीच में फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है। ठीक है, एंड दिस इज द एंटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। Progesterone hormone responsible for the pregnancy and the prolactin hormone responsible for the formation of milk। तो जब तक अगर कोई फीमेल कंटिन्यूअसली मिल्क को फीड कर रही है तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा और प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है उसका लेवल लो होगा, तो नेचुरली इस पीरियड में प्रेगनेंसी होगी ही नहीं क्योंकि हार्मोन ही अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके का ट्राई करके भी कोई भी मदर या कपल जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कोइटस इंटरप्टस। इसको हम बोल सकते हैं विड्रॉल ऑफ पेनिस। देखो, मैंने कहा आपको कि जितने भी जो नेचुरल बर्थ कंट्रोल के मेथड हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर कोई कपल अगर कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर सकता है तो फिर वो डेफिनेटली इन मेथड्स को ना अपनाएं। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेट ऑफ सक्सेस है वो 100% है, लेकिन वो तब है जबकि आप कंट्रोल करके रखेंगे। अब इसको समझिए, कोइटस इंटरप्टस क्या है इसको समझिए। आप इमेजिन कीजिए कि मेल और फीमेल जो हैं वो सेक्सुअल प्ले कर रहे हैं, वो कॉपुलेशन कर रहे हैं। मेल और फीमेल जो हैं वो कोइटस मूवमेंट कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं, और उसी टाइम पीरियड के बीच में जब मेल को इजेकुलेशन होने वाला है, मेल को पता लग रहा है कि अब मेरा जो सीमन है वो निकल करके वेजाइना में जाने वाला है, तो उससे थोड़े टाइम पहले अगर मेल अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से बाहर निकाल करके सीमन को फीमेल बॉडी से बाहर अगर गिराता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएंगे नहीं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा नहीं, तो इस तरीके से वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज आपने इस टॉपिक के अंदर सिंपल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जाना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड की अगर हम बात करेंगे तो वो 2 तरीके की में हमने पढ़े हैं, एक नेचुरल की हमने बात की है और एक आर्टिफिशियल की बात की है। आर्टिफिशियल की बात हम अगले सेशन में करेंगे। हमने यहाँ पर नेचुरल जो बर्थ कंट्रोल मेथड है उनकी बात की है, इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। एक बताया है मैंने पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा बताया मैंने लैक्टेशनल एमेनोरिया, और तीसरा जो मैंने बताया है वो बताया है कोइटस इंटरप्टस। तीनों मेथड जो हैं वो नेचुरल मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी है। ठीक है बेटा, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर।